दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी, जिसमें एक लड़की, एक पावरफुल रेबेलियन और एक डेंजरस ऑफिसर के बीच शुरू होती है जानलेवा खेल की कहानी। हर सीन में एक्शन, बिट्रेयल और सर्वाइवल का लेवल बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन आखिर में क्या होगा, चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ब्रिज के ऊपर से, जहां परफीडिया एक इमिग्रेंट डिटेंशन सेंटर को ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद वो अपनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप फ्रेंच 75 के मेंबर से मिलती है ताकि डिटेन्ड इमिग्रेंट्स को रेस्क्यू करने का प्लान बना सके। शाम होते ही रेबल्स चुपचाप कैंप के अराउंड घूमकर गेट पर खड़े गार्ड को पकड़ लेते हैं। फिर वो फेंस में बनाए गए होल से अंदर घुसते हैं और सो रहे सोल्जर्स को जगाकर उन्हें बंदूक की नोक पर बंदी बना लेते हैं। जब ग्रुप इमिग्रेंट्स को ढूंढ रहा होता है, परफीडिया सीधा मेन ऑफिस की तरफ बढ़ती है और कैप्टन स्टेफन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो उससे अपने ग्रुप के आइडियल्स और इंसाफ की बातें बताती है, लेकिन स्टेफन को बस उसकी खूबसूरती में ही इंटरेस्ट होता है। ये देखकर परफीडिया उसे एम्बैरस करने का फैसला करती है। उसे मजबूर करती है कि अपनी पैंट में वुड डाले और बिना छुपाए सामने सामने चलकर दिखाए। गेट के पास रेबल ट्रक पहुंच चुका होता है और सब इमिग्रेंट्स सेफली रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। रेडियो पर पैट को मैसेज मिलता है कि सब रेडी है, तो वो फायरवर्क्स जला देता है ताकि बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और सब आसानी से भाग निकले। सारे सोल्जर्स गेट के पीछे लॉक कर दिए जाते हैं और स्टेफन परफीडिया को चीख कर बोलता है कि वो उसे जल्द ही फिर देखेगा। जाने से पहले पैट एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और सोल्जर्स को फैशिस्ट रिजीम को सपोर्ट करने पर सुना देता है और रेवोल्यूशन की डिमांड करता है। रेबल्स अपनी कार में निकल जाते हैं और पैट और परफीडिया एक दूसरे को किस करते हैं। विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए वो आसमान में गोलियां चलाते हैं। उस रात के बाद से पैट और परफीडिया रिलेशनशिप में है। पैट एक्सप्लोजिव्स बनाता है और परफीडिया उन पॉलिटिशियंस की क्लास लेती है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वोट देते हैं। रेबल्स सरकारी ऑफिसेज, बैंक्स और पावर ग्रिड तक उड़ाने लगते हैं, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और स्टेफन दूर से रेबल्स के हर अटैक को ट्रैक करने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो परफीडिया को दूर से देख सके और अपनी गंदी सोच में खोकर खुद ही मजे ले सके। एक दिन स्टेफन को पता लगता है कि पैट और परफीडिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये देखकर वो अंदर ही अंदर जलन से भर जाता है। कुछ वक्त बाद परफीडिया और एक और रेबल कोर्ट हाउस के अंदर घुस जाते हैं और बाथरूम में छिपकर सीलिंग के अंदर बम सेट करने लगते हैं। बदकिस्मती से स्टेफन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। स्टेफन उसे एक डील देता है, अगर वो शाम को एक स्पेसिफिक एड्रेस पर उससे मिले तो वो उसे आगे भी सब कुछ उड़ाने देगा। शाम होते ही दोनों मोटेल में मिलते हैं और परफीडिया अपनी सेफ्टी के लिए स्टेफन के साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ महीने बाद भी परफीडिया अपनी रेबल एक्टिविटीज जारी रखती है, जबकि उसका पेट काफी बड़ा हो चुका होता है। उसके पेरेंट्स और पैट दोनों ही बच्चे की सेफ्टी को लेकर परेशान रहते हैं। जब बेबी पैदा होता है, परफीडिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और बच्चे से ज्यादा वक्त नहीं बिताती। पैट उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ सेटल हो जाए, एक नॉर्मल जिंदगी जिए और बच्चे का ख्याल रखे, लेकिन परफीडिया कॉज के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहती और दोनों को छोड़कर चली जाती है। एक दिन पैट बच्चे के लिए सामान लेने सुपरमार्केट जाता है, तभी स्टेफन उसके पास आता है और उसकी बेटी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। पैट कैजुअली जवाब दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस एक नॉर्मल बातचीत है, लेकिन स्टेफन उसको तब डरा देता है जब वो ये कह देता है कि उसे काली लड़कियां बहुत पसंद है। एक सुबह रेबल्स एक बैंक में घुसकर उसे लूटने लगते हैं। एक गार्ड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परफीडिया उसे गोली मार देती है। अलार्म बजते ही रेबल्स के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सिटी में एक जबरदस्त चेस शुरू हो जाती है और रेबल कार्स ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए दूसरी गाड़ियों को धक्का मारकर रास्ते से हटाती रहती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कार्स क्रैश हो जाती हैं और रेबल्स को पैदल ही भागना पड़ता है। दुर्भाग्यवश पुलिस जल्दी ही परफीडिया को घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाद में स्टेफन उसे मिलने आता है और बताता है कि वो उसे आजाद करा सकता है, बस बदले में उसे फ्रेंच 75 गैंग के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स का पता बताना होगा। परफीडिया की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही पैट छुपने की तैयारी करता है। उनका फेलो रेबल हॉवर्ड उसे एक डिवाइस देता है जो सिर्फ उन लोगों पर रिएक्ट करता है जिनके पास वही डिवाइस हो। पैट इसे यूज करके उन लोगों को ढूंढ सकता है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। हॉवर्ड पैट को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सीक्रेट कोड भी सिखाता है जो वो अपनी गुप्त बातों के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही वो उसे फेक डॉक्यूमेंट्स और नए पेपर्स दे देता है ताकि पैट और उसकी बेटी दोनों एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें।
जब पैट एक दूसरे शहर भाग जाता है तब परफीडिया को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में दाखिल कर दिया जाता है। परफीडिया ने जो भी इंफॉर्मेशन स्टेफन को दी होती है उसका इस्तेमाल करके स्टेफन लगभग सभी रेबल्स को ढूंढ निकालता है, कुछ को गिरफ्तार करता है और कुछ को भागते वक्त मार भी देता है। आखिर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है और इस अचीवमेंट के लिए स्टेफन को एक बड़ा अवार्ड मिलता है। जब पैट परफीडिया को ये बड़ी खबर देने जाता है तो उसे पता लगता है कि परफीडिया तो घर से भाग चुकी है। अब परफीडिया मेक्सिको में छुपी हुई है। 16 साल बाद पैट की बेटी अब एक टीनेजर बन चुकी है और फेक नाम विल्ला से जिंदगी जीती है। अपने फ्री टाइम में वो सर्जियो नाम के इंस्ट्रक्टर से मार्शल आर्ट सीखती है। पैट हमेशा पैरानॉइड रहता है और अपना ज्यादातर वक्त मारिजुआना पीने में गुजार देता है, लेकिन फिर भी पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करना नहीं भूलता। उधर स्टेफन अभी भी इमिग्रेंट डिटेंशन सेंटर्स में काम कर रहा होता है। एक दिन उसे एक खास इनविटेशन मिलता है। वो एक होटल में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप से होती है जिसका नाम है क्रिसमस एडवेंचरर्स क्लब। स्टेफन काफी टाइम से इनका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। क्लब वाले उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें एक ये भी होता है कि क्या उसका कभी इंटररेशियल रिलेशनशिप में संबंध था। स्टेफन सीधा नहीं बोल देता है। क्लब के मेंबर्स कहते हैं कि वो उसका प्रोफाइल एनालाइज करेंगे और बाद में बताएंगे कि वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है या नहीं। इस बीच हॉवर्ड अभी भी छुपकर रेबल एक्टिविटीज करता रहता है। वो रेडियो के जरिए लोगों तक अपने सीक्रेट एक्शन मैसेजेस भेजता रहता है। एक दिन बाउंटी हंटर अवांती उसे पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी में ले जाता है। मोहल्ले के बच्चे ये सब देखकर तुरंत हॉवर्ड के घर भागकर उसका रेडियो इक्विपमेंट यूज करने लगते हैं। मोहल्ले के बच्चे हावर्ड के पकड़े जाने का एक कोडेड मैसेज भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद हावर्ड को एक मिलिट्री फैसिलिटी ले जाया जाता है, जहां एक सोल्जर उसकी बहन को मार देने की धमकी देता है अगर हावर्ड ने सच ना बताया। मजबूरी में हावर्ड बता देता है कि बाकी रेबल्स कहां मिलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टीवन को दी जाती है, जो तुरंत एक फेक मिशन प्लान करता है ताकि उसके सोल्जर्स पैट और विला के शहर पर रेड कर सकें। घर पर पैट और विला की बहस हो जाती है, क्योंकि पैट हद से ज्यादा स्मोक करता रहता है और विला को लगता है कि वो उसकी बेटी नहीं, उसकी बेबी सिटर बनकर रह गई है। स्कूल डांस जाने से पहले पैट विला को मजबूरन हावर्ड का डिवाइस दे देता है, और जो लड़का विला को लेने आता है पैट उससे भी डरा देता है, क्योंकि उसको हर इंसान दुश्मन ही नजर आता है। बाद में स्कूल में विला बाथरूम जाती है और डिवाइस बीप करने लगता है। पीछे मुड़कर देखती है तो डियांड्रा वहाँ होती है। वो सीक्रेट कोड बोलकर प्रूव करती है कि वो पैट की रेबल दोस्त है। डियांड्रा बताती है कि एक SOS सिग्नल आया है और उन्हें तुरंत स्कूल छोड़ना होगा। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि पुलिस स्कूल को घेर रही है। दोनों बिना देखे जाने के तेजी से गाड़ी तक भाग जाती हैं। डियांड्रा पूछती है कि क्या विला को स्टीवन के बारे में पता है। विला समझाती है कि पैट ने उससे बताया है कि स्टीवन ने उसकी माँ को मार डाला, इसलिए वो अपनी माँ को एक हीरो समझकर बड़ी हुई है। स्कूल डांस को भी स्टीवन के सोल्जर्स तोड़ देते हैं, जो विला को ढूंढ रहे होते हैं। बच्चों से पूछताछ होती है और जब एक सोल्जर विला का नंबर मांगता है, उसके दोस्त बता देते हैं कि पैट उसे फोन रखने ही नहीं देता। इसी समय पैट को एक रेबल का फोन आता है, जो उससे सीक्रेट कोड पूछता है।
नर्स पैट से पूछती है कि क्या वो डायबिटिक है और क्या उसने कल से इंसुलिन नहीं लिया। पैट हाँ बोल देता है तो उसे तुरंत एक प्राइवेट रूम में ले जाया जाता है। नर्स उसकी हैंडकफ्स खोलकर उसे एक सीक्रेट एस्केप रूट बताती है। पैट बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल से चुपके से निकल जाता है और बाहर सर्जियो उसे पिक कर लेता है। दूसरी तरफ स्टीवन एक शॉप ओनर से पूछताछ कर रहा होता है विला के फोन के लास्ट लोकेशन के पास। शॉपकीपर बताता है कि उसने रात के टाइम एक कार को हिल्स की तरफ जाते देखा था और वहां एक कॉन्वेंट भी है। कॉन्वेंट में विला को फाइटिंग और फायर आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इसी बीच वो नन्स को अपनी मां को रैट कहते सुन लेती है और सच जानने के लिए डियांड्रा से पूछती है। डियांड्रा मजबूरन सच बोलती है कि परफीडिया ने सबको बिट्रे किया था। अचानक डियांड्रा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सोल्जर्स कॉन्वेंट तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। विला को सीधा स्टीवन के पास ले जाया जाता है। स्टीवन उसके मुंह का डीएनए सैंपल लेता है और अपना भी। वो टेस्ट मशीन में सैंपल्स डालते हुए कहता है कि अगर मैच नहीं आया तो वो उसे जाने देगा, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। विला कहती है कि पैट ही उसका असली फादर है, चाहे टेस्ट रिजल्ट कुछ भी आए। वो स्टीवन को बार बार चिढ़ाती भी रहती है, जिससे स्टीवन गुस्से में चिल्ला उठता है। मशीन फाइनली रिजल्ट दिखाती है, विला स्टीवन की बेटी निकलती है। उधर रोड पर सर्जियो और पैट को पुलिस देख लेती है और एक चेस शुरू हो जाती है। सर्जियो पैट को गन दे देता है और कार को धीमा करता है ताकि पैट चलती गाड़ी से जंप करके भाग सके। However, Pat isn't brave enough to do it, so सर्जियो अचानक गाड़ी मोड़ देता है ताकि पैट गिर जाए। पैट एक खड्डे में छुप जाता है जब पुलिस सर्जियो की गाड़ी का पीछा करते हुए आगे निकल जाती है। उसके बाद पैट पार्किंग लॉट से एक गाड़ी चुराता है और सीधा कॉन्वेंट की तरफ निकल पड़ता है, जहां वो एक ऊंची जगह ढूंढकर पूरी सिचुएशन को देखने लगता है। टेस्ट एविडेंस से छुटकारा मिलने के बाद स्टीवन विला को घसीटकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। पैट दूर से गोलियां चलाता है पर एक भी गोली नहीं लगती और सोल्जर्स वापस फायर करते हैं, जबकि स्टीवन गाड़ी भगाता हुआ निकल जाता है। पैट घबराकर वापस अपनी गाड़ी तक दौड़ता है और पूरी स्पीड से स्टीवन का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हावर्ड का डिवाइस बजने लगता है, जिससे कंफर्म होता है कि वो अपनी बेटी के डिवाइस के पास पहुंच रहा है। कुछ घंटों बाद स्टीवन अवानी से मिलता है और बोलता है कि उसे विला को खत्म करना होगा क्योंकि वो किसी कार्टेल में फंस गई है। लेकिन अवानी सीधा मना कर देता है क्योंकि वो बच्चों को नहीं मारता, चाहे स्टीवन पैसे डबल ही क्यों ना कर दे। आखिर में स्टीवन उसे पैसे देकर कहता है कि विला को आसपास के फार राइट मिलिशिया के पास छोड़ आओ। जब विला को गाड़ी से बाहर घसीटा जाता है तो वो स्टीवन को लात मारकर भागने की कोशिश करती है, पर स्टीवन उसे तुरंत पकड़ लेता है और अवानी की गाड़ी में बिठा देता है। तभी कॉप्स सर्जियो को रोक लेते हैं और सर्जियो एक्टिंग करता है जैसे वो पूरा नशा करके गाड़ी चला रहा हो। जब कॉप्स सर्जियो से पूछते हैं कि उसने पहले गाड़ी से क्या फेंका था, तो वो कहता है कि बस कचरा था। थोड़ी दूर आगे स्टीवन नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसके बहुत करीब आ रही है। गाड़ी टिम चला रहा होता है, जो स्टीवन को विंडो नीचे करने को बोलता है। जैसे ही स्टीवन विंडो नीचे करता है, टिम तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है और स्टीवन की गाड़ी जोर से टकराकर बिखर जाती है। कुछ ही पल बाद पैट वहां पहुंचता है और क्रैश देखकर शॉक में आ जाता है। वो दौड़कर गाड़ी चेक करता है और चैन की सांस लेता है कि सिर्फ स्टीवन का डेड बॉडी ही अंदर था। मिलिशिया बेस पर अवानी विला को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहां के सोल्जर्स बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये देखकर उसे बुरा लगता है और वो वापस आकर विला की हैंडकफ्स खोल देता है। विला तुरंत भागकर दूर जाती है और अवानी गार्ड्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विला अवानी की गाड़ी में आकर एक गन उठा लेती है, फिर वापस बिल्डिंग की तरफ लौट जाती है। अंदर आते ही वो देखती है कि सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और अवानी भी। वो उसकी कीज लेती है और उसकी कार लेकर वहां से निकल जाती है। रोड पर पहुंचते ही विला नोटिस करती है कि एक और गाड़ी उसका पीछा कर रही है। ये टिम है, जो उसे भी मारना चाहता है। अचानक विला गाड़ी बीच रोड में रोक देती है और भागकर एक साइड में छुप जाती है। टिम तेज स्पीड में होता है, ऊपर से धूप उसकी आंखों में पड़ रही होती है, इसलिए वो वक्त पर नहीं रुक पाता और सीधा विला की छोड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाता है। जब टिम गाड़ी से बाहर आता है, विला उसे रिबेल कोड बोलकर टेस्ट करती है। टिम को जवाब ही नहीं आता तो विला तुरंत उस पर गोली चला देती है। इसी वक्त एक और गाड़ी रुकती है और विला देखती है कि वो उसके पापा की गाड़ी है। डर के मारे वो उन्हें भी कोड बोलकर टेस्ट करती है और पैट तुरंत सही जवाब देकर यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। विला भागकर पैट के पास आती है और दोनों गले मिलकर एक दूसरे को फिर से पा लेते हैं। यहाँ से वो पैट की गाड़ी में निकल पड़ते हैं। इसी के बीच में सच पता चलता है कि स्टीवन ने पहले सिर्फ मौत का ड्रामा किया था। वो जिंदा था, बस चेहरा बुरा जख्मी हो चुका था।
कुछ दिन बाद स्टीवन जब क्रिसमस एडवेंचरस क्लब के लीडर से मिलता है तो वो परफीडिया के बारे में झूठ बोलकर कहता है कि उसने उसे सिडेट करके गलत फायदा उठाया। लीडर्स उसकी बात मान लेते हैं और स्टीवन को क्लब में शामिल कर लेते हैं। स्टीवन को एक नई ऑफिस रूम में ले जाया जाता है। जैसे ही वो आराम से बैठता है, रूम में एक जहरीला गैस छोड़ दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में स्टीवन की मौत हो जाती है। हैजमैट सूट्स पहने 2 लोग उसकी बॉडी लेकर तुरंत उसका क्रीमेशन कर देते हैं। इधर पैट विल्ला को बताता है कि परफीडिया ने एक लेटर भेजा था, लेकिन उसने उसे इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो विल्ला को अपने पेरेंट्स के खतरनाक पास्ट से दूर रखना चाहता था। अब पैट वो लेटर विल्ला को दे देता है और विल्ला तुरंत पढ़ना शुरू कर देती है। लेटर में परफीडिया माफी मांगती है और लिखती है कि वो हर दिन विल्ला को याद करती है। उसकी ख्वाहिश है कि विल्ला एक दिन दुनिया में बदलाव लाए और शायद तब वो फिर मिल पाए। विल्ला अपने पापा को गले लगा लेती है, शुक्रिया करते हुए कि उन्होंने उसे ये सच जानने दिया। कुछ दिन बाद पैट अपने और विल्ला के लिए फोन्स खरीद लेता है। दोनों रेडियो पर रिबेल्स की अपडेट सुनते हैं और विल्ला भी प्रोटेस्ट में जाना शुरू कर देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताना आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।